हम्म। वो न्यूमेरिकल कर लिया आप लोगों ने भी इसको, थर्मोमेट्री नहीं? सर ऐसे मतलब 50-50 एग्जाम है तो उसे क्लास में करा दो, क्लास में तो मैंने करानी है जो कराना है, वो तो मैंने करानी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेटेंट हीट। लेटेंट हीट देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, but sometimes the heat given to the body is not used to increase the temperature, but it is increased to change the phase of the substance. तो जब किसी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है तो उस टाइम टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आइस है हमारे पास, सपोज वी हैव 1 kg ऑफ आइस, तो आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आइस मेल्ट करना शुरू करेगी तो जो भी हीट हम देंगे आइस को वो सारी उसको मेल्ट करने में काम आएगी उसको। और जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाएगी, पूरा वाटर नहीं बन जाएगा, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहेगा उसको। हाँ जी, बात समझ आ गई आपको? यस सर। यानी जब आइस मेल्ट कर रही है, यानी जब सब्सटेंस का फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, तो उस टाइम हम जो हीट दे रहे हैं उसको बॉडी को, तो दैट हीट इज नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, but it is changing the phase of the substance. So the heat which is used to change the phase of substance is known as latent heat. ठीक है, तो ऐसे लिख दो इसमें। The heat which is used to change the phase of a substance ब्रैकेट में लिख सकते हो rather than to increase the temperature, rather than to increase temperature, is known as latent heat. इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त यानी हिडन, काइंड ऑफ हिडन एनर्जी। ठीक है, now it is of two types, latent heat is of two types. So first is latent heat of fusion. फ्यूजन का मतलब है मेल्टिंग, जब कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है। तो लेटेंट हीट को हम एल से डिफाइन करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एल एफ। It is defined as the amount of heat required to convert the unit mass of a substance from solid to liquid phase. ठीक है, तो it is quantity of heat required
to change the unit mass of a solid substance to liquid। जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस है, मास है इनका, इसे क्यों हीट चाहिए सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हो जाएगी क्यू अपॉन एम, क्यू अपॉन एम, ठीक है। सेकेंड है भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization, LV। तो भी सेम तरीके से सिमिलर इज द केस व्हेन वी बॉयल द वाटर, तो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट व्हाट टेम्परेचर, 100 डिग्री से। तो व्हेन वी स्टार्ट बॉइलिंग द वाटर, जब तक पूरा वाटर बॉयल नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी से ऊपर नहीं होता उसका, ठीक है। तो टेम्परेचर तभी बढ़ना स्टार्ट करेगा जब पूरा वाटर बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद ही टेम्परेचर उसका बढ़ना स्टार्ट करेगा स्टीम का। तो फिर वहाँ पे भी जब तक पूरा वाटर बॉयल नहीं हो जाता तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वहाँ हम जो फिर हीट सप्लाई करते जा रहे हैं वो किस में काम आ रही है, वो उसके फेस को चेंज करने में काम आ रही है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर है लिक्विड स्टेट में वो कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बस सारी डेफिनेशन सेम ही है, इट इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू गैस, ठीक है। क्या यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा और यहाँ पे गैस आ जाएगा, और फार्मूला क्या हो जाएगा, अगेन एल वी इक्वल टू क्यू बाई एम, फार्मूला सेम ही है, डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड टू गैस। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी अगर आपने 1 ग्राम वाटर को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आइस को 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है, देन यू नीड 80 कैलोरी ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की वो होती है 536 कैलोरी पर ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 540 भी ले लेते हैं इसको। इट मीन्स टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 536 कैलोरी, ठीक है। बस वैसे ही रख लो, वैसे दी होती है वैसे तो, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम हमने किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की थी ना, तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एस, ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। मतलब क्या हुआ, लिखाया था ये, अच्छा।
यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सी बढ़ाना है तो उसके लिए 1 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आइस के लिए 0.5 होती है। फॉर आइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.5। ठीक है। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपके पास 10 ग्राम आइस है। You have 10 gram of ice at -10 degrees Celsius. Find the heat required to convert it into steam at 100 degree Celsius. Find the heat required to convert it into steam at 100 degree Celsius. तो फाइनली हमने इसकी स्टीम बनानी है, तो कितनी एनर्जी चाहिए हो? तो पहले हम आइस को 10 ग्राम आइस है, जैसे -10 डिग्री सी पे है, पहले हम इसको -10 से 0 पे लेके जाएंगे। उसमें हीट लगेगी, उसमें फार्मूला लगेगा डेल्टा क्यू का, MS डेल्टा टी। ये हमने किया था फार्मूला लास्ट टाइम। डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होता है? MS डेल्टा टी। तो 10 ग्राम आइस को -10 डिग्री सी से 0 तक ले जाने में कितनी हीट चाहिए होगी? तो यूज दिस फार्मूला। तो मास 10 ग्राम and specific heat capacity of ice is 0.5. एंड डेल्टा टी कितना भी? -10 से 0 तक 10 हो जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस -10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये तो हीट चाहिए हमको वाटर, मतलब आइस को 0 डिग्री सी तक ले जाने के लिए। फिर आइस को मेल्ट करना है, तो उसका वाटर बनाना है। तो आइस को मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए कितनी? तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा Q का M इंटू LF। और LF कितना होता है आइस के लिए? 80। तो Q यहाँ से आएगा M इंटू LF। तो मास 10 ग्राम और LF 80। तो कितनी चाहिए होगी हीट? 10 इंटू 80। फिर वाटर बन गया अभी, 0 डिग्री सी पे वाटर बन गया। अब उस वाटर को लेके जाना है 100 डिग्री सी तक। देन हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? अगेन दिस फार्मूला। अब मास 10 ग्राम, specific heat of water is 1 and delta T is 100, 0 से लेके 100 तक। अब ये वाटर आ गया 100 डिग्री सी पे। अब इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। अगेन दिस फार्मूला लेटेंट हीट वाला, M इंटू LV। एंड व्हाट इज LV? 536। तो प्लस मास इंटू LV। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा।
ठीक है। हाँ जी रोहित, समझ गए? क्या समझे जरा बताओगे एक बार? सर में हीट बनाने के स्टीम बनाने के लिए कितने हीट चाहिए? स्टीम बनाने के लिए तो फिर फॉर्मूला लगा दे डेल्टा और कैसे कैसे किया ये जरा बताओगे? आप बताओगी नव्या? सर पहले केस में हमने फॉर्मूला लगा दिया, जो सबसे पहले हमने ऐड किया 10 into 0.5 into 10 वो डेल्टा Q is equal to ms into डेल्टा T। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे ना। नहीं, इस मतलब जो पहली इक्वेशन लगाई इसमें हमने क्या किया? जो पहला हमने लिखा ना 10 into 0.5 into 10, तो इसमें इतने में क्या हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम? 10 डिग्री सेल्सियस से वहाँ तक पहुँच गए, 0 तक पहुँच गए ना, लेकिन अभी आइस ही है वो, मतलब आइस का टेम्परेचर बढ़ाया हमने -10 से 0, लेकिन अभी वो आइस ही है, वाटर नहीं बनी है। वाटर कब बनेगी? जो उसको लेटेंट हीट देंगे। ये लेटेंट हीट है m into L। व्हाट इज लेटेंट हीट है? फिर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मेथड लगा दे। नहीं, ये फिर वाटर का टेम्परेचर 0 से 100, ये अब ये पूरा वाटर ही है 0 से 100 तक। फिर वाटर को फिर स्टीम बनाया यहाँ पे, मतलब 4 स्टेप हो गए ना यहाँ पे। पहले आइस का टेम्परेचर -10 से 0 पे ले गए, फिर आइस को मेल्ट किया, वाटर बन गया, फिर वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 ले गए, तो वाटर ही है सारा अभी तक। फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट किया। स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 536 से मल्टीप्लाई करो। ये लिखा ना, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर? 536 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी? सर आंसर कैलोरीज में आएगा। J हाँ। equal to gas में किया था हमने। ठीक है। हमने कैलोरीज अब समझ आ गई बात? क्या So why is latent rate of vaporization more than latent rate of fusion? वो तो चलो अलग चीज है, केमिस्ट्री का हो गया। वो तो जब, क्योंकि गैसीय स्टेट में जब आती है तो मतलब मॉलिक्यूल्स के भी डिस्टेंस काफी बढ़ जाती है। As compared to सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो उतना नहीं फर्क पड़ता, मे बी वो रीजन हो। ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आ गया भैया? तो यहाँ पे 4 स्टेप हो गए ना। अभी पहले आइस का ही टेम्परेचर बढ़ा के -10 से 0 किया, फिर वाटर में कन्वर्ट किया, फिर वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 ले गए, फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, इस तरह से। ठीक है। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो अभी कैलोरीमीटर एक बर्तन होता है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम दो अलग अलग लिक्विड्स या बॉडीज में डाल देते हैं, दो अलग अलग बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो आफ्टर सम टाइम फाइनली टेम्परेचर ऑफ बोथ बिकम सेम। तो टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया फाइनली, तो उनमें से एक बॉडी हीट गेन करेगी और एक बॉडी हीट लूज करेगी। एंड इफ देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग,
then heat gain by one body is equal to heat loss by other body, and that is the principle of calorimetry. क्या होगा? heat gain is equal to heat loss. जैसे हम सुबह नहाते हैं तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा गर्म पानी निकालते हैं, फिर उसमें ठंडा डालते हैं ऊपर से, तो व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर? उन दोनों के बीच का आता है ना। तो जो गर्म वाटर है उसने हीट लूज करी होगी, और जो कोल्ड वाटर हमने डाला अलग से उसने हीट गेन करी होगी, सो दैट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द होल वाटर बिकम्स सेम। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जैसे हैं भी, मान लो हमने किसी बीकर में सपोज हमने किसी बीकर में 200 ग्राम वाटर ऐड किया एट 80 डिग्री सी, और साथ में हमने कुछ 100 ग्राम वाटर ऐड कर दिया 20 डिग्री सी। व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? ये हमने बताया। ठीक है, तो व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर? तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा अभी वो 80 और 20 के बीच का कुछ होगा, 20 और 80 के बीच कुछ होना चाहिए। तो लेट फाइनल टेम्परेचर इज T, लेट फाइनल टेम्परेचर इज T। तो इनमें से जो हॉट वाटर है पहले वो हीट लूज करेगा और ये वाला वाटर हीट गेन करेगा, तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat gain is equal to heat loss। तो हीट गेन करेगा ये 100 ग्राम वाटर, और फार्मूला यूज कर सकते हो डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी। अभी तो क्या लिखोगे इसमें? एम एस डेल्टा टी। व्हाट इज मास ऑफ दिस वाटर? 100। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 1 होती है। व्हाट इज डेल्टा टी? इसका टेम्परेचर बढ़ के 20 से बढ़ के टी हो गया, तो व्हाट इज डेल्टा टी? टी माइनस 20 इज इक्वल टू हीट लॉस। व्हाट इज हीट लॉस? तो हीट विल बी लॉस्ट बाय दिस वाटर, अगेन फार्मूला सेम। तो क्या लिखोगे? तो मास 200 इसका, एस की वैल्यू 1, और डेल्टा टी कितना होगा? 80 माइनस टी। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो गया ना, 80 से घट के टी हो गया, तो व्हाट इज डेल्टा टी? 80 माइनस। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। कितना आएगा अभी? तो 3t इक्वल टू 180, तो टी कितना आ गया? 60 आ गया। ये आंसर है। ठीक है, अब जरा असाइनमेंट निकाल दो।
थ्योरी तो उसकी हो गई ऑलमोस्ट कैलोरीमेट्री की। सो वाटर की स्पेसिफिक हीट वाला होती है, हम्म, फिर ऊपर वाले केस में 0.5 का लिया था। वो आइस की थी, आइस की। कैलोरीमेट्री कंप्लीट। हम्म, ये है ना, ये पेज नंबर 49 पे। यस सर। पहला क्वेश्चन देखो जरा इसके। अब ये मान लो कि 220 ग्राम वाटर है, देखो ऐसे, जैसे मान लो ये बीकर है, इसमें 200 ग्राम वाटर है। और 20 ग्राम इसकी वाटर इक्विवेलेंट है। और शुरू में ये पूरा जो है ये टेम्परेचर 20 डिग्री सी पे है ये। 68 तो बीकर का टेम्परेचर भी 20 होगा और वाटर का टेम्परेचर भी 20। हमने इसमें ऊपर से वाटर डाल दिया 440 ग्राम वाटर एट 92 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे हो जाएगी। सपोज फाइनल टेम्परेचर T है, तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन ये वाला वाटर करेगा जो पहले प्रेजेंट था, हीट लॉस ये वाला वाटर करेगा। और हीट गेन बीकर भी करेगा क्योंकि बीकर का टेम्परेचर भी फाइनली T के बराबर ही हो जाएगा। और बीकर जो हीट गेन करेगा वो 20 ग्राम वाटर के बराबर की हीट गेन करेगा। तो इफेक्टिवली आप मान लो कि आपके पास 220 ग्राम वाटर है, तो क्या आ जाएगा हीट गेन? आ गया आंसर भी? यस सर। आपका भी करो भाई। पिछले क्वेश्चन जैसे वाला बिल्कुल। तो हीट गेन 220 इंटू 1 इंटू T-20, हीट लॉस 440 इंटू 1 इंटू 92 माइनस T। अरे सेशन में तो नहीं कॉपी। तो यहाँ से आ जाएगा भी आंसर। यस सर। अगला क्वेश्चन करो जिनका ये हो गया। इसमें पहले आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो दोनों ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके T आ जाएगा 68 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, हो गया भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी। How many gram of ice at minus 14 degree C is needed to cool 200 gram of water from 25 to 10 degree C? मतलब हमारे पास ये वाटर है 200 ग्राम, जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। और हमने इसका टेम्परेचर 25 से घटा के 10 करना है। तो कितने ग्राम आइस हम डालेंगे? आइस है मान लो
ये हमने डाल दी इसमें, इसका मास कितना हो, और आइस का शुरू में टेम्परेचर है -14 डिग्री C। तो कितने ग्राम आइस डालेगी, इसका टेम्परेचर 25 से 10 हो जाएगा। देखो फाइनली जो आइस डालेंगे वो भी वाटर बन के उसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री C ही हो जाएगा उसका, ठीक है। तो फिर इसमें लग जाएगा हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट विल बी गेन बाय आइस एंड विल बी लॉस्ट बाय दिस वाटर, ठीक है। तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अब बताओ भी हीट गेन कैसे निकालोगे। M into 0.5। ये जो हमने मास m लिया आइस का, ये भी अल्टीमेटली -14 से 10 तक आ जाएगा। तो कितने हीट गेन करेगा ये, M into 0.5 24 डिग्री सेल्सियस। m इंटू 0.5, 24। नहीं, पहले आइस को -14 से 0 पे लाओगे वाटर कन्वर्जन। तो फिर 14 आएगा, फिर वो आइस मेल्ट करेगी तो लेटेंट हीट लगेगी उसमें, कितनी होगी वो 80 m इंटू 80 होगी। फिर जो वाटर बना उससे वो फिर 0 से 10 तक जाएगा, अगेन ms डेल्टा T। तो मास m और वाटर की हीट कैपेसिटी 1 होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा T कितना 10। ये हो गया हीट गेन, अभी समझ आ गई। Yes. Yes। एंड व्हाट इज हीट लॉस, 200, 1 and 15. तो हीट विल बी लॉस्ट बाय दिस वाटर इनकमिंग फ्रॉम 25 to 10, वो हो जाएगी मास 200 S1 और डेल्टा T 25 -10। तो यहाँ से निकालोगे क्या आंसर, ये 97 m 3000 30.9 31 ग्राम के आसपास ही आ जाएगा। हाँ जी समझ आ गई। Yes sir। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सर अगर यहाँ पे सिर्फ वाटर टू वाटर होता तो फिर हम लोग लेटेंट हीट वगैरह ही हम्म, हम्म। जब फेज चेंज हो रहा हो तो उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना हो। ये लो भाई। As 1 gram of ice at 0 degree C is added to 5 gram of water at 10 degree C। तो हमारे पास ये 5 ग्राम वाटर है, टेन डिग्री C पे। अगर बीकर की हीट कैपेसिटी कुछ ना दी हो तो उसको फिर 0 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमने ऊपर से भी 1 ग्राम आइस ऐड कर दी इसमें। और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री C। तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का, वो हमने निकालना। सर एक सेकंड खुद ट्राई करना। 5 grams plus 10 minus 2 also into 10 minus 2 लेट फाइनल टेम्परेचर इज T। तो कम हो जाएगा तो 10 minus 3।
then heat gain is equal to heat loss. Heat plus T is equal to तो heat will be gained by ice. पहले आइस मेल्ट करेगी, 1 ग्राम आइस मेल्ट करेगी, तो कितनी हीट चाहिए होगी? 1 into 80. फिर जो वाटर बनेगा वो 0 से T तक आएगा, 1 into 1 तो 1 into 1 into T minus 0, and heat will be lost by this water 10 से T तक आने के लिए, वो होगी m s डेल्टा T. क्या आंसर आया? हाँ ठीक है, -5 आंसर आएगा यहाँ से, गलत है मतलब। बट ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से तो -5 ही आएगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. हाँ क्योंकि वो सारा आइस हो जाएगा। फिर तो फ्री में आइस बनाते रहो. हाँ ये सही है, बर्फ डाल के ऐसे डालो। थोड़े से पानी में बर्फ डालो, पूरी आइस बन गई. तो फिर क्या इसमें चक्कर है? ऐसा आंसर, हमारा आंसर 0 से 10 के बीच आना चाहिए था, Yes, sir. बट आंसर आ गया -5. तो फिर क्या हुआ होगा? सर टेम्परेचर एक्सीड हो गया होगा, हम्म? लेकिन स्टेट लिक्विड रही होगी. हाँ जी, -5 में लिक्विड रह नहीं सकता। इसका मतलब है कि पूरी आइस मेल्ट नहीं करी होगी, उससे पहले ही टेम्परेचर 0 डिग्री सी पे आ गया होगा, और फिर टेम्परेचर 0 डिग्री सी पे आ गया, फिर आइस मेल्ट होना बंद हो जाएगी फर्दर. उस टाइम तक जो आइस मेल्ट हो गई होगी, उसके बियॉन्ड फिर आइस मेल्ट नहीं होगी. तो ये मतलब है इसका, ठीक है. तो तुम नेगेटिव आंसर रिजेक्ट कर. मतलब आवर आंसर शुड बी बिटवीन 0 and 10. अगर 0-10 के बीच आ जाता फिर तो ठीक था. ठीक. तो इट मीन्स व्हाट? ऑल ऑफ द आइस वुड नॉट हैव मेल्टेड. And temperature would have reached 0 degree C before that. तो फिर आंसर क्या होगा फाइनल टेम्परेचर का? 0 डिग्री C. And temperature would have reached 0 degree C. So what is answer? 0 डिग्री C. और फिर अगर ये पता लगाना हो कि कितने ग्राम आइस मेल्ट करी, 1 ग्राम में से कितने ग्राम मेल्ट करी, तो कैसे निकालो? नाउ फाइंड हाउ मच आइस melts. तो अज्यूम कर लो भी लेट x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स. तो लेट x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स. तो फिर x ग्राम आइस को मेल्ट करने में हीट चाहिए होगी x into 80. ये हीट गेन हो गया इक्वल टू हीट लॉस, वो होगा 5 into 1 into 10 minus 0. मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 होगा ना भी अब T. तो हीट लॉस कितना होगा? 5 into 1 into 10 minus 0. तो फिर यहाँ से x आ जाएगा 5/8. हाँ जो भी आएगा, यानी आउट ऑफ 1 ग्राम 5/8 ग्राम आइस मेल्ट हुई होगी, और बाकी एज इट इज रह गई होगी. तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है. Yes.
ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ अगर वैसे देखो। मान लो जो 5 ग्राम वाटर है वो 10 से अगर 0 पे आता है तो वो हीट रिलीज करेगा 50। 5 ग्राम वाटर अगर 10 से 0 पे आता है तो कितनी रिलीज करेगा हीट? 50 करेगा। बट आइस को चाहिए 1 ग्राम को मेल्ट होने के लिए 80, तो कम है ना। ये तो 50 दे पाएगा वाटर को, बट आइस को चाहिए 80 ग्राम। तो इसका मतलब फिर पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूँ। मान लो हमने 10 ग्राम आइस डाली 0 डिग्री सी पे। 10 ग्राम आइस डाली हमने इन वाटर एट 80 डिग्री सी, और मान लो वाटर था 5 ग्राम 80 डिग्री सी पे, तो क्या होगा फाइनली? तो 5 ग्राम वाटर अगर 80 से 0 पे आता है तो कितनी हीट रिलीज करेगा? 400 400। 5 इंटू 1 इंटू 80। बट जो 10 ग्राम आइस है उसको हीट चाहिए होगी 800, तो कम है। तो आधी मेल्ट करेगी। तो अगेन पूरी आइस मेल्ट नहीं करेगी। आधी बट अगर मान लो 5 ग्राम की जगह 20 ग्राम वाटर होता 80 डिग्री सी पे, तो फिर वो कितनी हीट दे सकता है 0 तक आने में? 1600। फिर पूरी आइस मेल्ट कर सकती है, और फिर टेम्परेचर कुछ 0 से 80 के बीच हो जाएगा। बट अगर 10 ग्राम वाटर है 80 डिग्री सी पे तो वो भी 800 देगा, उसको भी 800 चाहिए। तो फिर पूरी आइस मेल्ट कर जाएगी और फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सी होगा। हाँ, ये बात समझ आ गई आपको? अगर हमारे पास 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सी पे, उसमें हम 10 ग्राम वाटर डाल दें 80 डिग्री सी पे, तो दोनों को 80 मतलब दोनों 800 ही गेन या लूज करेंगे 0 तक आने में। तो फिर आइस पूरी मेल्ट कर जाएगी एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे या तो मतलब दो तरीकों से कर सकते हो ना, या तो पहले मान ही लो कि पूरी आइस मेल्ट कर गई और टेम्परेचर इतना हो गया, नहीं, ये ठीक है। या फिर सेकंड से आइडिया लग जाए कि भाई उसको उतनी चाहिए, उसको उतनी चाहिए, कौन ज़्यादा है कौन कम है। वाटर प्योर ना हो, वाटर प्योर ना हो, प्योर मतलब impurity substance dissolved। मतलब फिर उसका एस कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भैया। और हमने इसमें क्या किया अभी 200 ग्राम स्टीम हाँ पास करी इसमें से, तो 200 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे कॉफ़ी बनाते हैं ना, अभी कॉफ़ी मशीन से बनाते हैं तो स्टीम ही पास करते हैं मशीन से। तो टोटल 200 ग्राम स्टीम पास करी, तो हमने क्या बताना है? कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड वेट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ कैलोरीमीटर। तो क्या होगा यहाँ पे भी? स्टीम विल लूज द हीट एंड दिस आइस वाटर सिस्टम विल गेन द हीट। और जो ये बीकर है कैलोरीमीटर है, इसका भी वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि 300 ग्राम वाटर है और 200 ग्राम आइस है।
एक सेकंड मोटर है, ठीक है हम्म ठीक है। हम्म। तो मान लो फाइनल टेम्परेचर टी हो जाता है अभी कुछ, तो टी की वैल्यू 0 से 100 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, लेट फाइनल टेम्परेचर इज टी। तो फिर टी की वैल्यू 0 से 100 के बीच होनी चाहिए। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन कौन करेगा अभी? बीकर में का जो सिस्टम है, आइस वाटर वगैरह, पहले तो आइस मेल्ट होगी, जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी पूरी की पूरी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सी से ऊपर नहीं बढ़ेगा इसका। तो पहले तो आइस मेल्ट करेगी, तो आइस को मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए 200 इंटू 80। फिर ये आइस भी वाटर बन गई, तो नाउ वी हैव इफेक्टिवली 500 ग्राम ऑफ वाटर। उसका टेम्परेचर फिर 0 से टी तक ले जाने में हीट चाहिए 500 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0। So this is heat gain equal to heat loss। तो हीट लॉस ये स्टीम करेगी, पहले स्टीम का वाटर बनेगा, तो उसमें हीट लॉस होगी 200 इंटू 540। स्टीम का पहले वाटर बनेगा ना अभी, तो उसमें हीट कितनी लॉस होगी? उसमें लेटेंट हीट लॉस होगी, लेटेंट हीट जो होगी वो लॉस होगी, कितनी होगी? m इंटू एल, यानी 200 इंटू 540। 700 ग्राम वाटर हो जाएगा। हाँ चलो वो तो कोई बात नहीं। फिर जो उससे वो बनेगा भी वाटर बना इससे जो, फिर वो भी 100 से टी तक आएगा, तो फर्दर हीट लूज करेगा, वो करेगा m s डेल्टा टी। तो जरा बताओ टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे सॉल्व करके? यस सर। यहाँ से टी आएगा 160, बट हमने जो अज्यूम किया था कि टी की वैल्यू 0 से 100 के बीच आनी चाहिए, तो फिर नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ अगेन? सारी स्ट्रीम कि सारी स्टीम अभी पास नहीं करी होगी और उससे पहले ही टेम्परेचर पूरे मिक्सचर का 100 डिग्री सी पहुंच गया होगा। उसके बाद फिर जो स्टीम पास करोगे रिमेनिंग स्टीम, फिर वो बिना कंडेंस हुए निकल जाएगी इसमें से, वो फिर इसमें कंडेंस ही नहीं होगी इसके अंदर, ये मतलब है इसका। So that means final temperature is 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर ये निकालना कितने ग्राम स्टीम कंडेंस करेगी, वो कैसे निकालेंगे? वैसे ही x हो जाएगी। हाँ मान लो x ग्राम स्टीम कंडेंस करी, so final temperature is 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लेट x ग्राम स्टीम कंडेंसेस तो x ग्राम स्टीम कंडेंस होगी, तो वो हीट रिलीज करेगी कितनी? तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। दोबारा से लगाएं अगर, तो हीट गेन अब हो जाएगा, अब यहाँ टी को पुट कर दो 100, अब टी को क्या पुट कर दो
100 तो कितना आएगा 200 इंटू 80 प्लस 500 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 0 इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट लॉस होगी अब 200 की जगह पे x आ जाएगा, तो x इंटू 5, बस यही आएगा। t तो बिकॉज 100 हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा भैया, ये आएगा 66,000 अपॉन 550। 6600 हम्म 90 122.2 ग्राम हो जाएगा। सर मुझे ये इंतजार है उस साइड पे टेम्परेचर को इंक्लूड किया दूसरी साइड पे। यहाँ पे यस सर। नहीं, टी तो अब 100 ही हो गया ना, तो टी को अगर पुट करोगे 100 तो 0 ही हो जाएगा। अब तो बस टीम केवल कंडेंसी करी है ना, ठीक है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में भी, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर एंड वेट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ कैलोरीमीटर, यानी फाइनल कितना वाटर होगा कैलोरीमीटर के अंदर। तो 450 ग्राम तो पहले ही था, प्लस 122 जो स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन गई, तो कितना आएगा 572.2। अभी समझा कि मतलब 450 ग्राम तो वाटर पहले ही था और 122.2 ग्राम स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन गई, तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। बीकर को यहाँ पे इंक्लूड किया। नहीं, बीकर वाटर थोड़ी है, वो तो उसकी वाटर इक्विवेलेंट है, इतनी हीट होगी या लूज कर। अगला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन। When a piece of metal weighing 48.3 gram at 10.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई ये पीस है जिसका मास है 48.3 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 10.7 डिग्री सेल्सियस। इसको स्टीम में रख दिया हमने, मतलब आसपास स्टीम है इसकी, और इस पर कितनी ग्राम स्टीम कंडेंस हो गई, 0.762 ग्राम ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड ऑन इट। तो स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन गई इसके ऊपर। कितनी, 0.762 ग्राम। तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, तो इसकी स्पेसिफिक हीट यानी एस की वैल्यू बतानी है। एस कितना होगा इसका, तो अगेन वही भी हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस।
देखो फाइनल टेम्परेचर इसका भी 100 डिग्री सी हो गया होगा मेटल पीस का भी, क्योंकि जब तक इसका टेम्परेचर 100 नहीं होगा मेटल पीस का, ये हीट गेन करता रहेगा और स्टीम हीट लूज करती रहेगी और वाटर बनती रहेगी। और जब इसका टेम्परेचर भी 100 पहुंच गया होगा, फिर ये हीट गेन करना बंद कर देगा, तो फिर कोई स्टीम उसके बाद कंडेंस नहीं होगी। हाँ, ये बात समझ आ गई आपको? सो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मेटल पीस आल्सो बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस। तो अप्लाई हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ metal will become 100 degree Celsius and steam will not condense after that. तो फिर अगेन अप्लाई हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट गेन ये मेटल करेगा, फार्मूला ms डेल्टा टी, तो मास इसका 48.3 ग्राम, एस निकालना है हमने इसका, और डेल्टा टी 100 माइनस 10.7 and heat is lost by this steam, वो होगी 0.762 ग्राम स्टीम कंडेंस हुई, तो कितनी हीट लूज करेगी ये? 0.762 इंटू 540, दिया होना चाहिए आपको 540 इसमें। तो अब यहाँ से सॉल्व करके एस की वैल्यू तो इधर भी हमने इसलिए नहीं किया ना वो टेम्परेचर वाला, क्योंकि 100 माइनस 100 प्लस स्टीम से जो वाटर बना वो भी अल्टीमेटली 100 डिग्री सी पे ही होगा। अभी ठीक है। अच्छा, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना अभी, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हमने वो आइस वाले में किया था। मतलब पहले देख लो कि अगर ये स्टीम कंडेंस होती है तो कितनी हीट रिलीज करेगी, और उसे कितनी चाहिए 0 से 100 तक आने के लिए, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर करके देखें इसको, तो भाई स्टीम कितनी हीट लूज करेगी अगर ये वाटर में कन्वर्ट होती है 100 डिग्री सी पे ही, तो ये करेगी 200 इंटू 540, वो इतनी आएगी। कितनी आएगी? 200 इंटू 540। ठीक है, ये आएगी 1,08,000, और इसको 0 से 100 तक आने के लिए हीट चाहिए होगी इतनी। टी को पुट कर दो 100 इसको, और वो होगी 66,000। तो फिर इसे कम हीट चाहिए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टीम पूरी कंडेंस नहीं करेगी, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये कम है। तो फिर ऐसे ही कर सकते हो इसको कि पहले देख लो कितनी हीट वो उसको चाहिए और कितनी वो लूज करेगा। ठीक है,
फिर किसी आ रही होंगी, पूरे दिन तो नहीं होता। इवनिंग में बहुत तो ना सर प्लस 1 की सैटरडे को भी क्लास होती होगी ना। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 11th क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो कह रहा है कि जैसे मान लो ये कोई आइस का ब्लॉक है और ये कोई लेंस है यहाँ पे, तो इस पे जो भी सनरेज गिर रही है इसके ऊपर वो सारी फोकस होके इसके ऊपर आ रही है। तो सन से एनर्जी आ रही है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1400 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये मतलब हुआ ना कि। और लेंस का एरिया है 0.2, तो फिर लेंस पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी? 1400 इंटू 0.2, ये एनर्जी होगी पर सेकंड। ये पर सेकंड जो इस पे इंसिडेंट हो रही होगी, और मान लो टाइम टी में आइस मेल्ट कर जाती है, तो टाइम टी में फिर एनर्जी इंसिडेंट होगी इतनी, इसको टी से मल्टीप्लाई करती है। लेट आइस मेल्ट्स इन टाइम टी, 0.2 कैसे अच्छा मीटर स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा अभी? ये हो गया एनर्जी इंसिडेंट ऑन द लेंस इन टाइम टी, एनर्जी इंसिडेंट ऑन लेंस इन टाइम टी, और इससे आइस मेल्ट होगी तो दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से टाइम आ जाएगा, ये कितना 280, मास 280 ग्राम है, किलोग्राम में करोगे तो 1000 हो जाएगा अपॉन 1000। अब यहाँ पे L की वैल्यू हमें जूल पर केजी में दे रखी है, 80 कैलोरी वो पर ग्राम होती है। जैसे 80 कैलोरी पर ग्राम को अगर आप जूल पर केजी में कन्वर्ट करो अपॉन 4.2 तो 80 एक कैलोरी होता है 4.2 जूल, पर ग्राम है तो पर किलोग्राम करोगे तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, जूल पर केजी। मतलब ग्राम को लिखोगे ना 1/1000 किलोग्राम, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये इतनी आ जाएगी 3.3 इंटू 10 की पावर 5। तो L की वैल्यू कितनी होगी? 3.3 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 330 सेकेंड, यानी 5.5 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना जी। और ऑब्जेक्टिव भी है इसके बाद, ये भी आप कर सकते हो। एक ये वाला और कर लेते हैं, 7th क्वेश्चन।
तो यहाँ पे सॉलिड है और हमने इसको हीट देनी स्टार्ट करी तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच, ए से बी तक के बीच टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो रहा, हीट देने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ होगा, मेल्टिंग हुई होगी। तो फिर यहाँ पे ये मेल्ट करना स्टार्ट कर गया होगा। तो फिर ये फ्यूजन प्रोसेस है ए से बी लेकर बी तक। तो बी पे आके ये सारा लिक्विड बन गया होगा। फिर फर्दर हीट देंगे, फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा। उसके बाद फिर सी से डी तक फिर टेम्परेचर फिक्स हो गया। ये फिर क्या हो जाएगी, ये बॉइलिंग हो जाएगी। और जब तक पूरा बॉयल नहीं हो जाएगा तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा। फिर यहाँ पे आके ये गैस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फर्दर हीट दोगे तो फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो फेज है ये सॉलिड है पूरा का पूरा इसमें। और यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है। ये पूरा बी पे आके लिक्विड बन गया पूरा, बी से सी के बीच पूरा लिक्विड है ये। और फिर सी से डी के बीच बॉइलिंग शुरू होगी। और डी पे आके पूरा गैस बन गया। उसके बाद फिर ये गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, नाउ आंसर दी क्वेश्चंस। C T2 इज मेल्टिंग पॉइंट, नहीं T2 तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। BC रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ स्टेट, ये भी नहीं होगा। तो सी आंसर हो जाएगा ना। yes sir Q2 minus Q1 represents the latent heat of fusion. AB represents melting Q4 minus Q3 होगी latent heat of vaporization. तो सी आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट का भी A मेल्टिंग ए बी मेल्टिंग हो गया। तो थर्ड पार्ट देखोगे, if QS represents thermal capacity, thermal capacity होगी इसकी मतलब H हो गया, कैपिटल H हमने जो लिया था, और S स्पेसिफिक हीट, ये सॉलिड के लिए है भी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पार्ट ओ ए का स्लोप क्या होगा। तो ओ ए ग्राफ ये वाला है। इसका स्लोप होगा tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा मान लें तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा। फिर यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये हाइट T1 के बराबर है और ये Q1 के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये Q1 है। तो व्हाट इज tan थीटा, T1 अपॉन Q1। तो ये स्लोप हो जाएगा T1 अपॉन Q1। और O से A तक में अगर ये लगाओ फार्मूला डेल्टा Q इक्वल टू MS H इंटू डेल्टा T, ये भी लगा सकते हैं। डेल्टा Q इक्वल टू H डेल्टा T, ये फार्मूला होता है। तो O से A तक के लिए डेल्टा Q Q1 के बराबर है, H QS के बराबर है और डेल्टा T T1 है। तो कितना आ जाएगा ये T1 अपॉन Q1, ये आएगा 1 अपॉन QS। ठीक है, yes तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट
करके दिखाओगे। ओके सर। फोर्थ पार्ट ऑफ प्लस सी डी इक्वल टू 2AB, ये डबल है इसका ना। तो फिर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो फ्यूजन का डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हीट डबल चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा अभी इसको। सेक्शन हो गई सर। हम्म, सेक्शन मतलब पहले बुलेट का टेम्परेचर 27 से 327 जाएगा, उसके बाद ही मेल्ट होगी। तो टेम्परेचर को 27 से 327 ले जाने में कितनी हीट लगेगी? m इंटू एस कितना है जी इसका? 0.03। इसे आप कन्वर्ट कर लो उसमें SI सिस्टम में। तो 0.03 इंटू, तो पहले कैलोरी को जूल में करो तो 4.2, और ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो इंटू 1000, ये होगी। फिर वो मेल्ट करेगी, तो मेल्ट करने में हीट चाहिए होगी m इंटू एल, और L कितना है उसका? 6 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको भी कन्वर्ट करो, 6 इंटू 4.2 इंटू सर 2000 क्यों कर रहे हैं? पर ग्राम है ना, पर किलोग्राम में करना है। डिवाइडेड करेंगे। नहीं, एक किलोग्राम को ज्यादा हीट चाहिए होगी 1 ग्राम के मुकाबले, ऐसे ही सोच लो। तो ये हीट इतनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 75% ऑफ हाफ m v स्क्वायर। हाँ जी, आई समझ में? मतलब जो बुलेट की के का 75% मिला ना इसको, बस फिर m तो कट ही जाएगा दोनों तरफ से, यहाँ से सॉल्व करके आपका v आ जाएगा, जो भी आएगा। ठीक है जी। हीट कैपेसिटी देखो तो काफी ज्यादा होती है औरों के मुकाबले। हाँ, जैसे लेड की कितनी है? 0.03, और वाटर की 1 होती है, और लेटेंट हीट भी वाटर की 80 होती है, इसकी 6 है। तो मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर सब्सटेंसेस। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? कूलिंग एजेंट। कैसे? कूलिंग एंड हीटिंग एजेंट में अब्सॉर्ब हो जाता है, जैसे हीटर होते हैं उसमें वाटर यूज होता है, और कूलिंग भी करनी होती है हमें। तो जैसे हम सर्दियों में वाटर बोतल रखते हैं ना जी, गर्म, किसी को ठंड लग जाए तो वाटर बोतल ले जाएंगे। मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो अपने अंदर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर गर्म होगी वो हमें लंबे समय तक हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एज ए कूलेंट यूज करते हैं वाटर को हम, बिकॉज इट कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। या फिर जैसे जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुंदर के नज़दीक वाले एरिया, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चेंज होता, वहाँ पे गर्मी सर्दी में मौसम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। उसका रीज़न ये है कि जब गर्मी पड़ती है तो वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, सी वाटर, और टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, और सर्दियों में वो हीट को रिलीज कर देता है, तो अगेन टेम्परेचर को कम नहीं होने देता।
प्रैक्टिस करते हैं। Nothing, he is saying he should